4 महीने की ट्रैकिंग, फिर सबसे सटीक हमला। अमेरिका का अटैक, अल जवाहिरी का काम तमाम। सीक्रेट ऑपरेशन और जहन्नुम में जवाहिरी। मारा गया दुनिया का मोस्ट वांटेड आतंकी। अल जवाहिरी का लादेन जैसा अंजाम। ड्रोन अटैक में अल जवाहिरी का खेल खत्म। मारा गया आतंक का आका। नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं ऋषिका। तो अफगानिस्तान में अमेरिका ने एक बार फिर आतंक के खिलाफ बहुत बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है और इस बार मारा गया है अल कायदा का चीफ अयमान अल जवाहिरी। एक ड्रोन हमले में इसी के साथ अमेरिका ने 9/11 हमले का बदला पूरा करने का भी दावा किया है। अब आपको अल जवाहिरी की मौत से जुड़ी 4 तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर, काबुल में आतंकी जवाहिरी ढेर। दूसरी तस्वीर में ड्रोन हमले में मौत। अगली तस्वीर उस घर की जहां अल जवाहिरी मारा गया था। और चौथी वो, अमेरिका ने अल जवाहिरी की मौत की पुष्टि की। मारा गया अल कायदा सरगना। ओसामा की मौत, मरा जवाहिरी। अमेरिका का शिकार, मोस्ट वांटेड। CIA के ड्रोन का निशाना बना जवाहिरी। 9/11 का मास्टरमाइंड थी। अमेरिका को 9/11 का जख्म देने वाला आतंकी मार गिराया गया है। ओसामा के बाद उसकी आतंकी सल्तनत चलाने वाला जवाहिरी मार गिराया गया है। 20,000 करोड़ का इनामी आतंकी और अल कायदा सरगना अयमान अल जवाहिरी मार गिराया गया है। ओसामा बिन लादेन की राह पर चलने वाला आतंकी मार गिराया गया है। दुनिया को दहशत की आग में झोंकने वाला मोस्ट वांटेड मार गिराया गया है। खुद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जवाहिरी की मौत का ऐलान किया है और इस बात का दावा किया है कि 9/11 का बदला पूरा हो चुका है। Today, at my direction, the United States successfully concluded an airstrike in Kabul, Afghanistan that killed the emir of Al Qaeda, Ayman al-Zawahiri. You know, Zawahiri was bin Laden's leader. अल कायदा चीफ अयमान अल जवाहिरी को अमेरिका की केंद्रीय खुफिया एजेंसी यानी CIA ने अफगानिस्तान में ड्रोन हमले में मार गिराया है। अमेरिकी अधिकारियों का दावा है कि 2011 में अल कायदा के संस्थापक ओसामा बिन लादेन के मारे जाने के बाद से आतंकवादी ग्रुप को सबसे बड़ा झटका लगा है। ये उसी मकान की तस्वीरें हैं जिसे CIA के ड्रोन ने टारगेट किया है। बताया जा रहा है कि अल जवाहिरी काबुल के शेरपुर इलाके के मकान में छिपा था। ये जानकारी मिलने के बाद अमेरिकी एजेंसी CIA ने करीब 4 दिन तक उसकी रेकी की और फिर ड्रोन की मदद से इस मकान पर हमला कर दिया। हमला इतना सटीक था कि टारगेट के अलावा आसपास के इलाके में
किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ। वहीं दावा तो ये भी किया जा रहा है कि हमले के वक्त अल जवाहिरी का परिवार किसी दूसरी जगह पर गया था, यानी जैसे अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को ठिकाने लगाया था, कुछ वैसे ही अल जवाहिरी को भी मौत की नींद सुला दिया गया। दरअसल अमेरिका ने 9/11 के आतंकी हमले के बाद से ओसामा बिन लादेन और उससे जुड़ी एक एक कड़ी को मार गिराने की सौगंध खाई थी। साल 2011 में पाकिस्तान के एबटाबाद में अमेरिका ने ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर के जरिए ओसामा बिन लादेन को मार गिराया था। एबटाबाद में इस ऑपरेशन को अमेरिका के नेवी सील कमांडो ने अंजाम दिया था। बढ़ते आगे, अफगानिस्तान मीडिया के हवाले से बड़ी खबर है। अल जवाहिरी के अंतिम संस्कार पर तालिबान में फूट है। अफगानिस्तान के उच्च शिक्षा मंत्री ने मांग की है कि राजकीय सम्मान से हो जवाहिरी का अंतिम संस्कार। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री ने किया इसका विरोध। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अफगानिस्तान मीडिया के हवाले से ये बड़ी खबर है, जहां अल जवाहिरी के अंतिम संस्कार पर तालिबान में फूट देखने को मिली है। अफगानिस्तान के उच्च शिक्षा मंत्री ने मांग की कि राजकीय सम्मान से हो जवाहिरी का अंतिम संस्कार। वहीं अफगानिस्तान के विदेश मंत्री ने इसका विरोध किया है। अफगानिस्तान मीडिया के हवाले से बड़ी खबर। सैफ अल अदेल हो सकते हैं अल कायदा का नया मुखिया। संगठन का संस्थापक सदस्य है अदेल पर है $10 मिलियन का इनाम। बता दें कि सैफ अल अदेल अब हो सकते हैं अल कायदा के नए मुखिया। संगठन के संस्थापक सदस्य हैं अदेल। वहीं अदेल पर $10 मिलियन का इनाम भी घोषित है। अल जवाहिरी की मौत पर भारत सरकार के सूत्रों के हवाले से खबर है, तालिबान ने अपना वादा नहीं निभाया। काबुल में मौजूद था अल जवाहिरी। इस्लामिक स्टेट और जैश भी अफगानिस्तान में मौजूद। इस ऑपरेशन ने अल कायदा की कमर तोड़ दी है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां अल जवाहिरी की मौत पर भारत सरकार के सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आई है। तालिबान ने अपना वादा नहीं निभाया। काबुल में मौजूद था अल जवाहिरी। इस्लामिक स्टेट और जैश भी अफगानिस्तान में मौजूद हैं। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर। इस ऑपरेशन ने अल कायदा की कमर तोड़ दी। चलिए अब आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता देते हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर बड़ी लापरवाही सामने आई है। इंडिगो प्लेन के नीचे घुसी कार। दिल्ली एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा टला है। वहीं इस पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से, जहां एयरपोर्ट पर बड़ी लापरवाही देखने को मिली। इंडिगो प्लेन के नीचे कार घुस गई है। दिल्ली एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा होने से टला। वहीं कार कैसे नीचे आई, इस बात को लेकर जांच के पूरे आदेश दे दिए गए हैं। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शंकर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शंकर, क्या कुछ जानकारी आपके पास, आखिर कैसे ये कार प्लेन के नीचे आई? देखिए, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये दिल्ली एयरपोर्ट का है और दिल्ली एयरपोर्ट के अंतर्गत जो टर्मिनल 2 है वहां पर इंडिगो विमान जो है वो पटना के लिए रवाना होना था और उसके पहले ही, रवानगी के पहले ही ये विमान हादसा हुआ है। और हालांकि सबसे गनीमत रही कि इस हादसे में किसी जानमाल की कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरह से विमान और उस कार में टक्कर हुई, कार को जो है वो ग्राउंड मारुति व्हीकल कहा जाता है, जो क्रू मेंबर्स और पायलट्स को लेकर एयरपोर्ट से बाहर निकलते हैं। तो उसको क्रू मेंबर्स और पायलट को लाने के लिए ये कार जो है वो रनवे के ठीक पास में आकर रुकी थी, लेकिन अचानक जिस तरीके से विमान और उस कार के बीच में टक्कर हुई है, तो ये मामला जो है काफी गंभीर है। लिहाजा इस मामले की गंभीरता को देखते हुए डीजीसीए के द्वारा इस मामले पर जांच के आदेश दे दिए गए हैं। डीजीसीए के आदेश के बाद अब इस मामले की पड़ताल की जाएगी कि एक तय जो स्थान है, क्या उस तय स्थान को क्रॉस करके
ये ग्राउंड मारुति व्हीकल वहां पे पहुंची थी, या जो विमान है, विमान अपने नियत स्थान से आगे जाकर के इसको आगे ब्रेक लगाया गया था। तो ये जानना यहाँ पे बेहद महत्वपूर्ण है। लिहाजा इस मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच के आदेश दे दिए गए हैं। लेकिन इस विमान की अगर बात करें तो ये विमान दिल्ली से पटना की रवानगी होनी थी, और पटना रवानगी के पहले ही ये जिस तरह से हादसा हुआ, उसके बाद जिस तरह से ये मामला सामने देखने को मिला, उसके बाद टेक्निकल टीम वहां मौके पे पहुंच करके पूरा कुछ का मुआयना करने के बाद ही आगे विमान उड़ान भरने की इजाजत दी गई। चलिए, शुक्रिया शंकर आपका इस तमाम जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। दिल्ली के नेशनल हेराल्ड दफ्तर में ईडी का छापा हुआ है। सोनिया राहुल से पूछताछ के बाद छापेमारी की गई। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी की बड़ी छापेमारी। कुछ दिन पहले ही आपको बता दें कि ईडी ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी से पूछताछ की थी। नेशनल हेराल्ड केस में 12 जगहों पर ईडी की छापेमारी। नेशनल हेराल्ड दफ्तर में ईडी की छानबीन जारी है। ईडी के छापे को लेकर और जानकारी दे रहे हैं संवाददाता शंकर आनंद। नेशनल हेराल्ड से जुड़े मसले पर केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की टीम आज 12 लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दे रही है। इस वक्त मैं राजधानी दिल्ली के आईटीओ स्थित नेशनल हेराल्ड के दफ्तर के ठीक बाहर है। नेशनल हेराल्ड या दफ्तर की अगर बात करें तो यहाँ पर नेशनल हेराल्ड की एक प्रॉपर्टी को तो पहले से ही ईडी के द्वारा जब्त किया जा चुका है, उसे अटैच किया जा चुका है। लेकिन जिस तरह से नेशनल हेराल्ड की प्रॉपर्टी पर अभी भी वहां पर हालांकि कई कुछ सरकारी दफ्तर भी चलते हैं और दूसरे प्राइवेट दफ्तर भी चलते हैं जो किराए पे बकायदा दिया गया है। जिस तरह से नेशनल हेराल्ड से जुड़े मामले की अगर बात करें तो जिस तरह से इसी मामले में पहले कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी से भी पूछताछ की जा चुकी है, राहुल गांधी से 5 बार पूछताछ की जा चुकी है और उसी पूछताछ के दौरान कई महत्वपूर्ण जानकारियां और तमाम सबूतों को इकट्ठा किया गया। उसके बाद आज ईडी की टीम सर्च ऑपरेशन को अंजाम दे रही है। आज सुबह में तकरीबन 6:30 बजे के लगभग में यहाँ पे ईडी की टीम यहाँ पे पहुंची और पहुंचने के बाद इस सर्च ऑपरेशन पे यहाँ पे जुड़ गई। हालांकि जो दफ्तर खुला वो दफ्तर तकरीबन 9 बजे यहाँ पर खुला था। उसके बाद अंदर दफ्तर खुलवाने के बाद यहाँ पे सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया गया और अलग अलग लोकेशन की अगर बात करें तो उन तमाम अलग अलग लोकेशन से कई महत्वपूर्ण दस्तावेजों को आज छापेमारी के दौरान जब्त किया गया है। निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि इस मामले में जैसे जैसे तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ता जा रहा है, कई महत्वपूर्ण जानकारियां और कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। और जिस तरह से इस मामले में पिछले कुछ समय पहले सोनिया गांधी और राहुल गांधी से पूछताछ हुई थी और उसके पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन बंसल से जो है बकायदा पूछताछ हुई थी, मल्लिकार्जुन खड़गे से पूछताछ हुई। हालांकि दिवंगत इसमें मोतीलाल वोरा जो हैं उनसे भी इस मामले में पूछताछ की जा चुकी है। तो ये मामला जो है काफी तकनीकी तौर पे काफी जटिल है, लेकिन जिस तरह से इस मामले पे जांच एजेंसी के द्वारा एक्शन देखने को मिल रहा है, कहा जा सकता है कि आने वाले वक्त में इस मामले पर कुछ और भी लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। वीडियो जर्नलिस्ट प्रकाश गुप्ता के साथ शंकर आनंद, न्यूज 18 दिल्ली। चलिए अब आपको एक और बड़ी खबर बताने जा रहे हैं। छात्र संघ चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर है। छात्र संघ चुनाव की तारीखों में बदलाव नहीं होगा। उच्च शिक्षा मंत्री राजेंद्र यादव ने बयान दिया है। मंत्री ने कहा नया सेशन शुरू होने वाला है, ऐसे में इससे पहले ही सारी प्रक्रिया पूरी करना चाहते हैं। पिछले 2 सालों से चुनाव नहीं हुए थे, ऐसे में इस बार छात्रों में भी उत्साह है। बता दें कि 26 अगस्त को होने हैं छात्र संघ के चुनाव। छात्र संघ चुनाव को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां छात्र संघ चुनावों की तारीख में कोई बदलाव नहीं होगा। इस बात का निर्णय उच्च शिक्षा मंत्री राजेंद्र यादव ने किया है। मंत्री ने कहा कि नया सेशन शुरू होने वाला है, तो ऐसे में इससे पहले ही सारी प्रक्रिया पूरी हो जानी चाहिए। बता दें कि राजस्थान में 2 सालों के बाद अब छात्र संघ चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में इस बार छात्रों में काफी उत्साह भी है। छात्र संघ चुनाव 26 अगस्त को होगा। चलिए रुक करते हैं इस वक्त की एक और बड़ी खबर का। सवाई माधोपुर से बड़ी खबर है, जहां भूरी पहाड़ी गांव में फायरिंग हुई है। सरपंच के भतीजे पर गोली चलाने का आरोप है। एक युवक के हाथ में लगी गोली, घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपसी रंजिश के चलते फायरिंग की गई है। मलारना डूंगर थाना क्षेत्र की ये घटना आपको बता रहे हैं। सवाई माधोपुर के भूरी पहाड़ी गांव में फायरिंग की घटना सामने आई है, जहां सरपंच के भतीजे पर गोली चलाने का आरोप लगाया गया है।
एक युवक के हाथ में गोली लगी है और इस घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि आपसी रंजिश के चलते ये फायरिंग की गई है। सवाई माधोपुर से इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, जहां भूरी पहाड़ी गांव में फायरिंग की घटना सामने आई। देश में मंकी पॉक्स का 7वां मामला सामने आया है। देश में अब तक कुल 7 मामले सामने आ चुके हैं। केरल में 30 साल के युवक में मंकी पॉक्स संक्रमण की पुष्टि हो गई है। संक्रमित व्यक्ति 27 जुलाई को यूएई से कोझिकोड आया था। केरल के स्वास्थ्य मंत्री ने केरल में 5वें केस की पुष्टि कर दी है। बड़ी खबर है ये एक तरह की, जहां देश में मंकी पॉक्स का 7वां मामला सामने आ गया है। बता दें कि अब देश में इस संक्रमण के अब पूरे 7 मामले सामने आ चुके हैं। केरल में एक और 30 साल के युवक में मंकी पॉक्स संक्रमण की पुष्टि हो गई है। संक्रमण की पुष्टि खुद केरल के स्वास्थ्य मंत्री ने की है। संक्रमित व्यक्ति 27 जुलाई को यूएई से कोझिकोड आया था और इसी के साथ केरल के स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि केरल में ये मंकी पॉक्स का 5वां केस है। वहीं देश में 7वां मंकी पॉक्स का ये केस सामने आया है। वहीं राजस्थान में मंकी पॉक्स का संदिग्ध मरीज मिला है। राजस्थान में मंकी पॉक्स का संदिग्ध मरीज मिला गया है। आरयूएचएस में उसका इलाज जारी है। एक सैंपल एसएमएस मेडिकल कॉलेज भेजा गया है, जबकि एक सैंपल एनआईए पुणे लैब में जांच के लिए भेजा गया है। फिलहाल जांच रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। बता दें कि मरीज में चिकन पॉक्स के लक्षण है। बड़ी खबर मंकी पॉक्स संक्रमण से जुड़ी है, आपको बता रहे हैं। राजस्थान में भी एक मंकी पॉक्स का संदिग्ध मरीज मिला है। फिलहाल अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन आरयूएचएस में मरीज का इलाज जारी है। जांच रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। एक सैंपल एसएमएस मेडिकल कॉलेज भेजा गया है, तो वहीं एक सैंपल एनआईवी पुणे लैब में जांच के लिए भेजा गया है। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, मंकी पॉक्स वायरस से जुड़ी हुई। राजस्थान में भी मंकी पॉक्स का एक संदिग्ध मरीज मिला है। देखो, अभी मंकी पॉक्स का कोई अभी केस राजस्थान में नहीं है। कल एक भरतपुर से और एक किशनगढ़ अजमेर से रेफर होके आए हैं। उनमें जो लक्षण है जिस तरह के हैं, उनका सैंपल हमने लेकर पुणे भिजवा दिए हैं। रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा मंकी पॉक्स है या नहीं है। और पूरी सावधानी है हमारे पास, जैसे कोविड से लड़े थे उस तरह इसकी भी पूरी तैयारी है। पर अभी कोई केस अब तक कोई केस राजस्थान में मंकी पॉक्स का नहीं है। केस आएंगे तो निश्चित रूप से पूरी तैयारी के साथ इनके उपचार के लिए लोगों को जिस तरह कोविड में लोगों की मदद की उस तरह मदद करेंगे। दवाइयाँ वगैरह की पूरी व्यवस्था है। पर अभी मंकी पॉक्स केस क्लियर तो है या नहीं है, इसके बाद ही कुछ कह सकते हैं। अभी 1 तारीख की रात को किशनगढ़ से एक पेशेंट रेफर हुआ आरयूएचएस के अंदर, जिसका क्लिनिकल प्रेजेंटेशन जो था उसका फीवर विद रेसेस था। चिकन पॉक्स का प्रेजेंटेशन क्लिनिकल होने के बावजूद भी उसको मंकी पॉक्स सस्पेक्ट करते हुए वहाँ से रेफर किया गया। एहतियातन हमने आरयूएचएस के अंदर पूरा डेडिकेटेड जो फैसिलिटीज़ हमने मंकी पॉक्स के लिए डेवलप कर रखी है, आइसोलेशन रूम्स की, उसके अंदर हमने उसको आइसोलेट किया और एज पर प्रोटोकॉल उसका ट्रीटमेंट हमने स्टार्ट किया। मंकी पॉक्स की संदिग्धता को देखते हुए, क्योंकि मोर और लेस क्लिनिकल प्रेजेंटेशन स्किन रेसेस, लिम्फेडेनोपैथी, हाई ग्रेड फीवर, ये क्लिनिकल प्रेजेंटेशन को देखते हुए हमने उसके सारे सैंपल स्किन लीजन से, ब्लड, यूरिन, थ्रोट स्वाब, वो एसएमएस मेडिकल कॉलेज डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी को हमने सेंड कर दिए हैं। साथ ही एक सैंपल कंफर्मेशन के हिसाब से एनआईवी पुणे भी डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के थ्रू भेजा गया है। ओवरऑल क्लिनिकल स्थिति जो है पेशेंट की काफ़ी स्टेबल है और पूरी एहतियात के तहत इसको मॉनिटर किया जा रहा है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। खेल परिषद से जुड़ी बड़ी खबर है। 150 से ज्यादा अधिकारी कर्मचारियों की पेंशन का रास्ता साफ हो गया है। सेवानिवृत्त कोच, खेल अधिकारियों को मिल सकेगी पेंशन। पेंशन के लिए 11 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी गई है। 8 महीने से बता दें कि अटकी है परिषद कर्मचारियों की पेंशन। लंबे समय से कोच कर रहे थे इसे लेकर प्रयास। वहीं कई ऐसे कोचेस भी हैं जिन्होंने दिए कई अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी।
खेल परिषद से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां 150 से ज्यादा अधिकारी कर्मचारियों की पेंशन का रास्ता साफ हो गया है। सेवानिवृत्त कोच खेल अधिकारियों को मिल सकेगी पेंशन। पेंशन के लिए बता दें 11 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी गई है। वहीं इन अधिकारियों की और कोचेस की 8 महीने से पेंशन अटकी हुई थी। चलिए बढ़ते हैं आगे। झुंझुनू के उदयपुर वाटी में एक बार फिर मंत्री राजेंद्र सिंह गुड़ा ने बड़ा बयान दिया है। सवाल तो भ्रष्टाचार को लेकर था, लेकिन बयान बड़ा है। गुड़ा ने सवाल का जवाब देते हुए कहा कि पिछले राज्यसभा चुनावों में उनके पास वोट देने के लिए 25 करोड़ रुपए का ऑफर था। यही नहीं, सरकार की उठापटक के वक्त भी उन्हें 60 करोड़ रुपए का ऑफर दिया गया था, लेकिन उनके पत्नी और बच्चों ने रुपए के लिए मना कर दिया और कहा कि हमें रुपए नहीं बल्कि आपकी इज्जत चाहिए। दरअसल राजेंद्र सिंह गुड़ा उदयपुर वाटी की एक निजी स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेने गए थे, जहाँ स्कूल में पढ़ने वाली एक छात्रा लक्ष्मी ने भ्रष्टाचार को लेकर सवाल किया। तब राजेंद्र सिंह गुड़ा ने कहा कि पिछले राज्यसभा चुनाव में मेरे पास एक वोट देने के लिए 25 करोड़ रुपए का ऑफर था। और उसको मैं किसी डॉक्टर को फोन कर दूंगा तो उसका ऑपरेशन हाथों हाथ हो जाएगा, उसको वेंटिलेटर मिल जाएगा। जब चुनाव पिछला राज्यसभा का चुनाव हुआ उस टाइम में मेरे को 25 करोड़ रुपए का ऑफर था कि मैं 25 करोड़ रुपए लेके और वोट किसी एक आदमी को दे दूं। और उसके बाद में मैंने मेरी धर्मपत्नी से पूछा कि 25 करोड़ रुपए आ रहे हैं, एक वोट देना मुझे। तो मेरी धर्मपत्नी ने मुझे ये कहा था, हमें पैसे नहीं चाहिए, आपकी इज्जत खराब हो जाएगी। उससे पहले जब सरकार का उठना पटना शुरू हुआ था उस टाइम में मेरे पास 60 करोड़ रुपए का ऑफर था, 60 करोड़ का। और बेटी लक्ष्मी, आपको बताना चाह रहा हूं कि मेरा मन भी 60 करोड़ के अंदर लगा था थोड़ा सा, लेकिन मेरे बेटी ने, मेरी वाइफ ने, उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, इज्जत चाहिए। तो यदि सारे लोग इस तरीके से सोचेंगे तो देश ठीक हो जाएगा। तो चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।